विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आज है 21 जून। चलिए कुछ क्लू देती हूँ। हिटलर इस पुस्तक का पाठ करता था। मुसोलिनी सिरहाने रखकर यह पुस्तक सोता था और निक्सन और किसिंजर इस पुस्तक को सोते समय पढ़ना पसंद करते थे। चलिए और क्लू देती हूँ कि मनुष्य स्वभाव से ईर्ष्यालु है और दूसरे को समृद्ध होते देख नहीं सकता। एक और क्लू, मनुष्य को केवल धन से प्रेम है। प्रत्येक व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है जब बाप मरता है और बैल बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्लू, साम दाम दंड भेद को अपनाना ही चाहिए एक शासक को। बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि आज अपन पढ़ेंगे मैकियावेली। आज मैकियावेली की 497वीं पुण्य तिथि है। पर ऐसे क्या वजह है कि अपन जब अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये विचार हमेशा प्रासंगिक हैं। जैसे अपन जब गांधी जी की बात करते हैं तो कहा जाता है गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जस्ट अपोजिट मैकियावेली के भी विचार आज प्रासंगिक हैं। उनकी लिखी रचना द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस ऑन द लिविंग या द आर्ट ऑफ वार, ये सब पुस्तकें वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखे हैं। इसे मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहते हैं। अपने युग का शिशु इसलिए कहते हैं, इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि पुनर्जागरण आंदोलन। एक ये हो गया पुनर्जागरण आंदोलन। फिर आप कहिए शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र कह लीजिए। इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा, ये राजनीतिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति, और उसके बाद से अपन देखते हैं मानव स्वभाव संबंधी धारणा। यदि अपन इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो एक तो ये एक समझ में आ जाएगा मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहलाता है, पुनर्जागरण काल का अग्रदूत क्यों कहलाता है, आधुनिक राजनीति का अग्रदूत क्यों कहलाता है। तो यदि अपन इसमें देखें तो पुनर्जागरण का इसलिए है क्योंकि जागरण का मतलब तो जगना है, पर पुनर्जागरण फिर से जागना किस आधार पे, ज्ञान बुद्धि विवेक तार्किकता। और इन्हीं दोनों यूरोप में पुनर्जागरण का काल इसलिए है, प्रिंटिंग प्रेस का बनना, एक प्रकार से नई नई चीजों का करना। और उसके बाद से पुनर्जागरण का जो केंद्र था फ्लोरेंस ही था। और इटली, इसका जो मैकियावेली का जो जन्म है 3 मई 1469 को फ्लोरेंस में होता है और 21 जून 1527 को इनकी डेथ होती है। आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है और इटली का चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। ये 14 साल तक चांसलरी में काम करते हैं, विदेशी राजदूत रहते हैं। तो ये जो फ्लोरेंस है ये पुनर्जागरण का केंद्र था और मध्य युग का अंत ही हो रहा है। चूंकि नए युग का उदय हो रहा है, पुनर्जागरण काल है, तो अब मध्य युग पोप का जो एक वर्चस्व था, निरंकुश धार्मिक उनका जो एक वातावरण बना हुआ था, नैतिकता उस समय लोगों से के पास से हट गई थी।
तो ये सब जो काल था, और बुद्धि विवेक तार्किकता का काल आ गया। और यदि देखा जाए शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र, तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, उधर तो निरंकुश शासन था, परंतु जो इंग्लैंड, जो आपका इटली है, इटली जरूर पांच भागों में इटली का जो राज्य बटा हुआ है। नेपल्स कह लीजिए, मिलान कह लीजिए, रोमन क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य। तो जो कि गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी, स्पेन, फ्रांस की नजर इटली पर थी, इन 5 राज्यों पर थी। जो आंतरिक कलह चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, उसका फायदा अन्य देश उठाना चाह रहे थे। जब मैं पढ़ाती हूँ, आपको एक बात हमेशा कहती हूँ, यदि भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं, तो फिर समाज या अपने परिवार के अन्य जन लोग उसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो फिर तो ये बात सही थी कि आंतरिक कलह चल रहा है फ्लोरेंस में, आपके इटली में, तो स्पेन, फ्रांस इसका फायदा उठाते थे, हमेशा सोचते थे कभी इन पर हम विजय प्राप्त कर लें। तो इससे भी यही था। और इटली के 2 गुट थे, एक था गिबेलियंस जो राजा का समर्थक था, और दूसरा गुट था गुइल्फोस जो पोप का समर्थक था। तो इसमें भी एक समर्थक और ये सब बटे हुए थे। तो ये भी एक कारण था कि एक द्वंद्वात्मक स्थिति बनी हुई थी। प्रिंस में हमेशा वो लिखने की कोशिश कर रहा है कि सच्चा देश, क्योंकि वो सच्चा देशभक्त है मैकियावेली, तो वो हमेशा कह रहा है कि ये जो एक गुण है, ईमानदारी, नैतिकता, देशभक्ति, ये लोगों में नहीं है। भाड़े के सैनिक का वो विरोध करता है। उसका कहना है जो सोल्जर है वो रेंट पर मिल रहा है, जो ज्यादा रेंट देता है, ये जो जैसे 5 राज्यों में तो बटा ही है, जो ज्यादा रेंट दे रहा है सैनिक उस तरफ चले जाते हैं। तो फिर देशभक्ति और कैसे होगा? तो एक एकीकरण की भावना को लेकर चलता है। 16वीं शताब्दी का वो है, इसलिए वो अपने युग का जनक अपने युग का शिशु कहला रहा है। परंतु वो जो राष्ट्रीय एकीकरण चाहता है, नहीं हो पा रहा है। परंतु किसने किया है? गैबूर और गैरीबाल्डी ने 19वीं शताब्दी में किया, उसके इस सपने को पूरा किया। अब इटली की यदि अपन सामाजिक दुर्दशा को देखें, तो नैतिक परायणता, ईमानदारी, देशभक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार, दलबंदी, ये सब है। और एक मतलब ये जो गृह युद्ध की स्थिति जो वहां बनी हुई है, तो एक व्यक्ति या उसने देखा जो पोप अलेक्जेंडर 6 का जो पुत्र है सीजर, उसने देखा कि वो जो राजा वो उससे वो बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसने कहा कि वो हर तरह से परिस्थिति उसे साम दाम दंड भेद नीति को अपना करके इन प्रकार सफल हो रहा है। उसने कहा कि हमारा हम कोई सा भी साध्य करें, यदि हमारा लक्ष्य देश की एकता है, देश का विकास है, विकास मत कहिए, सत्ता में बना रहना यदि है, तो हम कैसा भी साधन अपनाएं, साधन हमारे अच्छे माने जाएंगे और वो प्रशंसनीय ही होंगे, उसका ये कहना था। और धर्म और नैतिकता कहीं नहीं रह गई थी। पोप अलेक्जेंडर को उसने देखा कि जीवन भर उसने दूसरों को धोखा दिया है। सोवन जैसे जो एक धर्म संत कह लीजिए, उसको जीवित जलाया गया। तो ये नैतिकता का अंत है। राजाओं ने नैतिकता और आदर्शों को तिलांजलि दे दी है, ये उसने अपने उस काल में देखा। और साधारण नागरिक भी नैतिकता को ताक पर रख चुके हैं, और जो मानव स्वभाव है वो अनुकूल नहीं है, नैतिकता के अनुकूल नहीं है। और चाहे वो शासक हो, धर्म अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, साधारण नागरिक हो, वो भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। इस स्थिति और परिस्थिति से मानव स्वभाव बुरी तरह से प्रभावित है, और इसीलिए उसने चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। अब एक ये बात आती है कि जो मैकियावेली जो अपने युग का शिशु है, समकालीन परिस्थितियों का उसने सही यथार्थ पर्यवेक्षण किया है, राजनीतिक
और सामाजिक दोषों को उसने सामने लाया है, और अपनी रचनाओं के माध्यम से लाया तो है सामने, उसने समाधान भी खोजा है। इसलिए मैकियावेली को अपन कहेंगे कि उसने एक समाधान देने की कोशिश की है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अपन ने मैकियावेली पर ये सब तो अपन पढ़ेंगे, परंतु यदि प्रासंगिकता बनी हुई है तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे मैकियावेलिज्म। ये क्या होता है? ये विवादास्पद भी है और चर्चा का विषय भी है, और तत्कालीन परिस्थितियों में मुझे तो लगता है पूरे वैश्विक वातावरण में देखने को मिलता है। मैकियावेली के बाद यदि अपन देखें तो जो प्रिंस है, किताब के माध्यम से, फ्रांस के यदि शासक हो नेपोलियन, जर्मनी के तो अपन ने हिटलर का देखा, उसके बाद से अपन यदि देखें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट हो, निक्सन, उनके विदेश जो सहायक थे किसिंजर, उन्हें कह लीजिए, विंस्टन चर्चिल से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, या आज तक के जितने भी वैश्विक वातावरण के प्रशासक शासक हैं, उन पर कहीं ना कहीं मैकियावेलीवाद या मैकियावेलिज्म देखने को मिलता है। यह एक ऐसा शब्द बन गया है, इसे व्यवहार में वर्णित करने के लिए व्यक्ति एन प्रेन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सफल रहने के लिए, यदि व्यक्ति चालाकी करने की उसमें यदि क्षमता और सत्ता है तो वो करता है ऐसा। आज के वातावरण में हम यदि अपने आसपास के लोगों को देखें, हम प्रशासक को देखते हैं अपन, और सत्ता में जो काबिज लोग उन्हें देखते हैं, तो कई चीजें समझ में आती हैं कि ये जो मैकियावेलिनवाद है, कई लक्षण है इनमें। इसे कहते हैं नार्सिसिज्म और साइकोपैथी के साथ डार्क ट्रायड जो है का निर्माण करता है। और ये जो अभी जो डाटा है उस आधार पर देखा जाए, मैंने भी बच्चों जो प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, इसका PDF से अध्ययन किया, और अभी ये जो आपको बता रही हूँ मैकियावेलीवाद, इसमें मैंने जो डाटा देखे उसमें यह बताया गया है कि यह उम्र के साथ कम होता जा रहा है, और महिलाओं की तुलना में पुरुष इससे अधिक इसमें प्रचलित हैं। ये मैकियावेलियनवाद क्या है? शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए रणनीतियों का उपयोग करना। मैकियावेलीवादी जो हैं, नेता अपनी व्यक्तिगत शक्ति को अधिकतम करते हैं। मैकियावेलियों के लिए नैतिक और मतलब इथिक्स जो है कोई मायने नहीं रखते। और हम मगर इसे हम पहचाने कैसे? मैकियावेलीवाद यदि है तो इसे हम पहचाने कैसे? तो इसे क्रिस्टी और ग्रीस द्वारा कई टेस्ट किए गए हैं, साइकोलॉजी के आधार पे टेस्ट किए गए हैं, और तब बताया गया है कि चापलूसी करना, इन प्रकार अपना काम कर लेना, और साम दाम दंड भेद प्रशासक तो अपनाते ही हैं, परंतु व्यक्तिगत कार्य के दौरान व्यक्ति भी अपने ये कार्य, इस आचरण को अपनाता है, और चाहे वो किसी भी तरह की नौकरी में हो, प्रशासन में हो, काम करता हो, दैनिक जीवन में हो, व्यक्ति ऐसा काम करना पसंद करता है। इसीलिए जो मैकियावेली के जो विचार हैं, जैसे मैकियावेली का मानव स्वभाव देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, पिता मरते हैं, बैल बढ़ते हैं। व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को आसानी से भूल सकता है, परंतु संपत्ति छीनने, जो पैतृक संपत्ति छीनने वाले को वो नहीं भूल सकता। ये आज भी है। 500 वर्ष पुरानी ये किताब लिखी गई, आज भी है। और उसके बाद यदि अपन देखें, तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर मैकियावेली का कहना है कि मानव में घोर नैतिक पतन हुआ, खूंखार प्रवृत्ति का हो गया, कहीं ना कहीं वो जानवर को टच करता है। इसलिए वो कहता है लोमड़ी की तरह चालाकी और शेर की तरह उस पर वो गुण होना चाहिए, और है ही, तभी व्यक्ति या जो उसने अपने प्रशासक को देखा कि वो कर रहा है और वो सफल है, सत्ता पे वो काबिज है,
बना हुआ है और उसने चूंकि सफलता देखी है, इसलिए उसने कहा कि लोमड़ी और शेर जैसी चालाकी या ये जो जानवर वाली प्रवृत्ति के गुण हैं, ये मानव में होने चाहिए, तभी वो सफल होगा। व्यक्ति धार्मिक है नहीं है, मगर उसे जनता के सामने आडंबर करना होगा, उसे पाखंड दिखाना होगा, तभी वो सफल होगा। उसे अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें छुपाना होगा। और उसने एक जरूर ये बात कही, मुझे ये चीज पढ़ने के दौरान ज्यादा समझ में आई है, आप लोगों को पढ़ाते समय जब मैं पढ़ी हूं, कि चूंकि मानव का स्वभाव एकदम अनैतिक होता जा रहा है, आडंबरपूर्ण होता जा रहा है, हद दर्जे तक गिरा हुआ होता जा रहा है, तो उसने कहा व्यक्ति का स्वभाव जितना निकृष्ट होता जाएगा, उसे कंट्रोल करने के लिए शासक को जितना निरंकुश होना पड़ेगा तो उसे होना चाहिए। इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र की पुरजोर वकालत की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर। और अब यदि बात आए मैकियावेलियनवाद की, तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उसने अपने प्रिंस से कहा, प्रिंस एक क्या है, प्रिंस एक प्रशासक को शासन करने की वो कला सिखा रहा है और एक वो दर्पण है। उसने प्रिंस से कहा है, उसने कहा कि नहीं, आपको ऐसा कंट्रोल करने के लिए ऐसा शासन करना चाहिए ताकि आपको, जैसे राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, इसलिए गांधी जी ने मैकियावेली के विचारों की घोर आलोचना की। उन्होंने कहा साधन और साध्य दोनों की पवित्रता चाहिए, परंतु मैकियावेली पवित्रता पर कोई जोर नहीं देते। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु कहते हैं शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारा जा सकता है, मैकियावेली ने इनकार किया कि नहीं सुधारा जा सकता। प्लेटो और अरस्तु के यूनानी चिंतन में नैतिकता का स्थान है, परंतु हम देखते हैं कि मैकियावेली तक आते आते ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो उसने ऐसा विचार रखे हैं। और यदि आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके विचार बिल्कुल प्रासंगिक हैं, क्योंकि मानव स्वभाव इतना बदलता जा रहा है। और यदि जैसे जानवर की संज्ञा दी गई, शेर और लोमड़ी जैसी चालाकी की बात हुई, कई साहित्य अपन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में जाइए तो एकदम व्यंग पढ़ने को मिलता है, तो उसमें तो लिखा है कि आजकल मतलब व्यक्ति ऐसा हो गया है, सांप के काटे का जहर है, पर यदि व्यक्ति ने काटा है, उसके दांत में इतना जहर है, उसके नाखूनों में इतना जहर है, स्वभाववश कि व्यक्ति को बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या व्यक्ति इतना जहरीला हो गया है? इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैकियावेलियनवाद पे मैं जरूर बताऊंगी। और भारत में ही देख लीजिए, आजकल ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, एक हफ्ते की बात को देख लीजिए तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है ही, नैतिकता का पतन हो ही गया। तो क्या हम एक नागरिक होने के नाते हमको क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? यह मैं प्रश्न आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि भारत में विश्व के सबसे ज्यादा युवा इस समय भारत में हैं। कुछ आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप भारत में कैसा सुधार कर सकते हैं। बच्चों, आज मैं इस प्रश्न को आपको यहीं छोड़ती हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगी। मुझे लगा कि मैं भारत के संदर्भ में तो जन्म जयंती और पुण्यतिथि बहुत चर्चा करती हूँ, परंतु मुझे लगा कि आज 21 जून है, मुझे लगा कि आज अपन मैकियावेली को इस रूप में याद करेंगे और कुछ प्रश्न आप तक छोड़ूंगी, तो शायद कुछ हल मिल सके। आज का ये वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा, हो सके तो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।